हेलो एवरीवन, ये हमारा एस्से राइटिंग पर लेक्चर 5 है। लेकिन अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखना, क्योंकि तभी आपको इस लेक्चर का बेनिफिट मिल पाएगा। और आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आएगा कि हमें मटेरियल इकट्ठा करना से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सोचने पे अपने काम करना है, क्योंकि हमें कलेक्टर बनना है, मटेरियल कलेक्टर हमें नहीं बनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो भी ऐसे जैसे जीएस थीम पर जो बेस्ड होते हैं उन पर बात करेंगे। जैसे कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। तो पुअर्टी को हम इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस में भी पढ़ते हैं, और इन्वायरमेंट में भी ऐसे है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब आप ये ऐसे पढ़ते हो कि कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है, तो आपको क्या करना है कि पुअर्टी से आप क्या समझ रहे हो, क्या छवि आपके सामने बनकर आती है जब आप पुअर्टी के बारे में पढ़ते हो, सुनते हो। तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि जैसे मान लो हमने पुअर्टी शब्द सुना तो हमारे सामने क्या आ रहा है। जैसे कि कोई मजदूर जो ईंट लेकर उठा के अपने सर पे बोझ रख के चल रहे हैं, या फिर सड़कों पर कचरा बीनते हुए बच्चे, या चूड़ियां बेचती हुई सड़कों पे महिलाएं। तो किस तरह की छवि आती है आपके सामने। तो जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि ये लोग गरीब क्यों हैं। तो अगर हम इन मुद्दे पर विचार करते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों से घिर जाते हैं। जैसे गरीबी वास्तव में है क्या, क्या यह केवल पैसे ना होना ही गरीबी एकमात्र है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जो गरीबी को देखने की जो परिभाषा है वो यही है कि अगर हम कोई व्यक्ति $2 से प्रतिदिन कम कमाता है तो वो गरीबी की श्रेणी में आएगा। तो क्या ये एक सही परिभाषा है? क्या व्यक्ति को प्रतिदिन $2 से अगर वो अधिक कमाता है तो वो उसके लिए सही है? उसका जो सामाजिक सम्मान, उसकी जो सामाजिक स्थिति, चाहे वो सही नहीं है। तो आप गरीबी को किस तरह से देख रहे हो? वो व्यक्ति जिसके पास शिक्षा के बावजूद कोई नौकरी नहीं है, तो क्या कहीं ना कहीं वो गरीबी से संबंधित नहीं है? तो और गरीबी किस लेवल पर? आर्थिक गरीबी, भौतिकवादी गरीबी, सामाजिक राजनीतिक रूप से गरीब, तो क्या? तो इस तरह से आपको गरीबी को एक्सप्लेन करना है। फिर कुछ एग्जाम्पल जो हम अपने ऐसे में डालने वाले हैं। जैसे वेनेजुएला में लगभग 90% परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, इसलिए दुनिया में सबसे अधिक जो अपराध की दर है वो वहां पर है। इसी तरह से हिटलर, गरीबी राजनीतिक संस्थानों को अल्प विकास की ओर ले जाती है। जैसे हिटलर जर्मनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक तानाशाह बन गया, और आगे आने वाले परिणाम में हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी भयानक स्थिति पैदा हुई, और वो हुआ। तो इस तरह से आपको, जैसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो या करंट अफेयर्स में कोई न्यूज पढ़ रहे हैं, तो आपको किस तरह से उनको अपने एस्से में यूज में लेना है, तो वो सब हम इस तरह से सीख रहे हैं। जैसे ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट, गरीबी के कारण ही लोग आईएस आतंकवाद जैसे संगठनों में शामिल होते हैं। तो अब आपको सिर्फ ये, जैसे इस तरह से चीजें हम एस्से में यूज कर रहे हैं, तो आप यही वाली जो न्यूज है उसको आप अपने इंटरनल सिक्योरिटी में भी इस न्यूज को यूज कर सकते हो आप, या इस तरह की बातें आप वहां पर बता सकते हो। ये शामिल कर सकते हो कंक्लूजन लिखते टाइम, कि अगर जब समाधान की बात आती है, जब हमें उनका समाधान बताना होता है। ऐसे ही इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, तो वहां पर जब हम ये एस्से को कंप्लीट करते हैं, उनको सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं, तो इसी चीज का यूज हम वहां पर भी कर सकते हैं। अब गरीबी के इम्पैक्ट से क्या हो रहा है? नैतिक मूल्य में गिरावट आ रही है। क्यों? क्योंकि वो आपने कहावत सुनी है कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। गरीबी के कारण पर्यावरण पर इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? जो अमेजन में वन जनजातियां रहती हैं, जंगल जलाना, झूमिंग कृषि करना। इंडोनेशिया अपनी जलवायु कारकों के कारण कैपिटल शिफ्ट करता है, जैसे जकार्ता से नूसंतारा। और गरीबी ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, दलित वर्ग को क्या करती है? हाशिए पर डाल देती है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजों को लेकर बताएंगे कि गरीबी के इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, सामाजिक दृष्टिकोण से उन पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है ना। इस तरह से हमें फिर एक्सप्लेन करना है उसके बाद। परंतु इस निष्कर्ष पर पहुंचना ही काफी नहीं है, तो हमें फिर सॉल्यूशन भी बताकर आना है। जैसे आपको मैंने जब करंट अफेयर्स कराया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि हमें पुअर्टी का जो साइकिल है उसको ब्रेक करने की आवश्यकता है। फिर किस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकता है कि हमें सबको मिलकर
काम करने की आवश्यकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सरकार, आम जनता जागरूक हो, जैसे कल्याण सत्यार्थी वर्क किया है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ऐसे ही कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, इनको भी सब जानते हैं, सोनम वांगचुक। तो एक सबके मतलब सबके साथ की जरूरत है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक प्रयासों की आवश्यकता है इस समस्या का समाधान करने के लिए। फिर आप BYQ देखते हो तो ये समझते हो, जिस तरह से ये 2018 में पूछा गया था, कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। इसी तरीके से 2020 में भी देखो किस तरह से पूछा गया, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। तो थीम सेम है ना, जो ये ऐसे बोल रहा है वही तो सेम बात यहां पर हो रही है, इसलिए PYQ देखना बहुत जरूरी होता है। फिर अब जो ये रिपोर्ट बताती है, इसमें हम लिखते हैं जैसे ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट, विश्व की 57% वयस्क जनसंख्या के पास वैश्विक धन का सिर्फ 1.8% है। तो इस रिपोर्ट का यूज हम ऊपर नहीं कर सकते, जो ऊपर ऐसे दिया हुआ है, या ऊपर जो ऐसे दिया है उसका यूज हम इस वाले ऐसे में नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। ऐसे ही इसमें फिर ये जो ऐसे में दिया गया है, तो ऐसे की लाइन से आप क्या समझ रहे हैं, आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आर्थिक समृद्धि से आप क्या समझ रहे हैं, सामाजिक न्याय से आप क्या समझ रहे हैं। और फिर सोशल जस्टिस वाले पार्ट में भी हमें इन सब की डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आर्थिक समृद्धि से हमारा क्या तात्पर्य है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो उत्पादन में रचनात्मकता व नवीनता के आधार पर आगे बढ़ती हो, उद्योगों को मजबूती प्रदान करती हो, अच्छी नौकरी का सृजन करती हो, बेहतर निवेश को प्रोत्साहित करे, धन व जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में नवाचार, प्रतिस्पर्धा, उद्यमशीलता को बढ़ावा दे। इसके बाद हम बताएंगे सामाजिक न्याय से हम क्या समझते हैं कि समाज के सभी सदस्यों के मध्य बिना किसी भेदभाव के समता, एकता और मानव अधिकारों की स्थापना करें, व्यक्ति की प्रतिष्ठा व गरिमा को विशेष महत्व प्रदान करें, यह किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक उद्देश्य की श्रेणी में शामिल होना ही चाहिए। वही सामाजिक न्याय व आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। तो हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद अपना ऐसे की स्टार्टिंग करेंगे, जो बॉडी पार्ट है वो लिखेंगे। अब देखो 2023 में यही थीम रिपीट होती है कि जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। तो वही वाली चीज है, इंडियन सोसाइटी किस तरह से वही सेम चीजें रिपीट हो रही है। तो अब आप ये देखो कि आप इसे क्या समझ रहे हो कि दान की आवश्यकता एक साधन के रूप में तो रहेगी, लेकिन किस सीमा तक, सब्सिडी वगैरह जो सरकार देती रहती है, लेकिन किस सीमा तक, क्या वो वास्तविक सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म के लिए हेल्पफुल है? तो नहीं। वही सब्सिडी का एग्जांपल, रियल सॉल्यूशन क्या है कि हमें एग्रीकल्चर में क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो रिपीट होते ही रहती है, जो थीम है वो यूपीएससी रिपीट करता है। अब जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकें, इसी तरह से एक और ऐसे आया हुआ है, इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन के रूप में। तो मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी कैसे हम इसी कंटेंट का यूज इसमें करते हैं, कैसे हम इसी ऐसे के कंटेंट का यूज यहाँ पे करते हैं, जबकि आपको ये ऐसे पढ़ने में तो थोड़े डिफरेंट लग रहे होंगे। लेकिन हम कब कर पाते हैं ये सारी चीजें, जब हम अपने सोचने पे काम करते हैं बजाय कंटेंट को इकट्ठा करने के। कंटेंट को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, एक बार रिवाइज करो, उसके बाद अपने सोचने पे हमें ज्यादा काम करना है। तो थोड़ा सा मैंने अभी आपको ऊपर समझा दिया है। अब देखो, अब लिखना सीखेंगे हम, किस तरह से हमें स्टार्टिंग करनी है अपने ऐसे की, किस तरह से हम उसका एंड करते हैं, किस तरह से हम बॉडी पार्ट को लिखते हैं। तो थोड़ा थोड़ा बताया गया है। तो यहाँ ये मत देखो कि यहाँ पे बस आपने 2 या 3 पेज लिख रखे हैं, हमको ऐसे 10 से 12 पेज में लिखने होते हैं। आपको मैं कम से कम 1920 ऐसे करवा रही हूं। तो आप अगर सोचने पे अपने काम करोगे तो जब यूपीएससी की 2024 में जब ऐसे आएगा तो आप उस सारे कंटेंट को उठा के अपने उस 2 ऐसे को लिखने के लिए उसको यूज कर लो।
इसी तरह से तैयारी होती है। तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। और करंट अफेयर से हमेशा अपडेट रहो। तो इसलिए यहाँ पर, क्योंकि जब मैं करंट अफेयर्स करवाती हूँ तो बार बार चीजें आपको ऐड करवाती हूँ। जैसे जो मैंने अभी रिसेंट वीडियो डाली थी एसए एथिक्स और करंट अफेयर्स में जिस तरह से जो चीज हो रही थी, तो अब वो जो मैंने पार्ट बताया और हम आपको वो सारे निबंध में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो अब आपका काम क्या है कि मुझे वही कंटेंट को उठा के उसमें ऐड करते जाना है। तो पूरे साल हम क्या करेंगे, जो करंट अफेयर्स में चीजें होंगी उसको वहां पे ले जाके ऐड कर देंगे। इसलिए वो इतने पेज में लिखा हुआ है, 2 पेज में, 3 पेज में, 4 पेज में, कि एक बार आपके लिए ऐसे तो खोल दूं मैं, आप एससी की जो लाइन है उनको तो समझ लें। फिर करंट अफेयर से बार बार उन्हीं चीजों को अपडेट करते रहो। तो जब आप करंट की चीजों को ही उस एस्से में लिख कर आओगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। इसी तरह से करना होता है, अपने नोट्स को इसी तरह से अपडेट रखते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। जब हम गरीबी शब्द के बारे में सुनते हैं तो एक छवि स्वचालित रूप से हमारे दिमाग में आती है। वह है एक कारखाने में काम कर रहे बच्चे, या हाथ में ईंटें लिए खड़े एक प्रवासी मजदूर, या पेन पेंसिल बेचने वाली एक बूढ़ी महिला, या भेजने के लिए पैसे मांगने वाले भिखारी की छवि हो सकती है भोजन के लिए। जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि ये लोग गरीब क्यों हैं। यदि हम इस मुद्दे पर आगे विचार करते हैं तो नए हम बहुत सारे प्रश्नों से घिरे होंगे। जैसे गरीबी वास्तव में क्या है? क्या यह केवल पैसे की कमी, या पैसे कमाने के अवसरों की कमी है, या पैसा ना होना गरीबी का एकमात्र पैमाना है? संयुक्त राष्ट्र गरीबी को ऐसे ही किसी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो प्रति व्यक्ति प्रति दिन $2 से कम कमाता है। यह विशुद्ध रूप से गरीबी की एक मौद्रिक परिभाषा है। एक व्यक्ति जो प्रतिदिन $2 से अधिक कमाता है लेकिन कोई सामाजिक सम्मान नहीं है, कोई सामाजिक स्थिति नहीं है, क्या यह कहीं ना कहीं गरीबी से संबंधित नहीं कहा जा सकता? एक व्यक्ति जिसके पास शिक्षा के बावजूद कोई नौकरी नहीं है, क्या यह कहीं ना कहीं गरीबी से संबंधित नहीं है? तो क्या सिर्फ आप पैसे को ही वो देख रहे हो, एक पैमाना मान रहे हो गरीबी का? तो गरीबी बहुमुखी है। ये सामाजिक कारकों, आर्थिक कारकों, सांस्कृतिक कारकों, या यहाँ तक कि राजनीतिक कारकों के कारण हो सकती है। गरीबी के बारे में बात करने के बाद समृद्धि के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि हम समृद्ध है तो हमारा दिमाग में जो सवाल आता है वह यह है कि आप किन शब्दों में कह रहे हैं, आर्थिक, भौतिकवादी, सामाजिक, या राजनीतिक रूप से। इसके अलावा समाज समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व आदि जैसे मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। गरीबी क्या है या समृद्धि क्या है, यह देखने के बाद आइए एक नजर डालते हैं कि गरीबी और समृद्धि पारस्परिक रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। गरीबी कहीं भी हर जगह समृद्धि के लिए खतरा कैसे हो सकती है? हम अपने पूरे निबंध में इन सवालों का पता लगाएंगे। न केवल आय की गरीबी बल्कि सामाजिक क्षेत्र में कहीं भी गरीबी हर जगह की समृद्धि को प्रभावित करती है। सामाजिक क्षेत्र में विकास की कमी को अपराधों, आतंकवादी हमलों आदि के माध्यम से अन्य समाजों पर प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू इस बात पर प्रकाश डालता है कि वेनेजुएला में लगभग 90% परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसलिए यहाँ दुनिया के सबसे अधिक आपराधिक दर हैं। गरीबी राजनीतिक संस्थानों को अल्प विकास की ओर भी ले जाती है। कैसे? तो मैंने आपको ऊपर समझाया। देखो, हिटलर देश की आर्थिक स्थितियों से निराश था और जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक तानाशाह बन गया, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध जैसी भयावह स्थिति पैदा हुई, जिससे मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार और युद्ध अपराध हुए। न केवल राजनीतिक आयाम बल्कि यह आर्थिक। तो किस तरह से जब हम एक पैराग्राफ को खत्म करते हैं तो उसी से कनेक्ट करते हो, कैसे दूसरे पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं, तो वो सब सीखना है आपको। यहाँ पर फिर से कंटेंट के पीछे नहीं भागना है। न केवल राजनीतिक आयाम बल्कि यह आर्थिक आयामों में भी सच है कि गरीबी कम आय, खराब मजदूरी, अवसरों की कमी, उचित संसाधनों या रोजगार के अवसरों की कमी के कारण होती है, जो अंततः देश के युवाओं को आतंकवाद, ड्रग्स, मानव तस्करी आदि जैसी रास्तों को चुनने के लिए मजबूर करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में अपराधों में वृद्धि होगी। फिर हम इस चीज को प्रूव कर रहे हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने एक रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि गरीबी के कारण ही लोग आईएसआईएस, आतंकवाद जैसे संगठनों में शामिल होते हैं। नैतिक रूप से भी एक भूखा व्यक्ति दिमाग से ही नहीं बल्कि पेट से सोचता है। यह बहुत स्पष्ट है कि गरीबी से समाज के नैतिक मूल्यों में गिरावट आएगी, क्योंकि केवल समृद्ध समाजी मूल्यों को वहन कर सकते हैं। मूल्यों की इस कमी के परिणाम स्वरूप विश्व समुदायों के लिए खतरा पैदा होगा। जो मूल्य की इसके कारण क्या आएगी, गरीबी के कारण मूल्य में क्या आएगी, कमी। तो परिणाम क्या होगा, विश्व समुदायों के लिए इससे खतरा पैदा होगा। गरीबी पर्यावरण पर भी प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए अमेजन वन की जनजातियां, मैंने आपको बताया था झूमिंग कृषि, उसी तरह से अपनी राजधानी शिफ्ट करी इंडोनेशिया ने, नूरसंतारा।
तो गरीबी समाज के हाशिए वर्ग जैसे दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, दलित, नस्लीय भेदभाव से प्रभावित लोगों को हाशिए पर डाल देती है। तो समाज में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं यदि उन्हें पर्याप्त अवसर दिए जाएं। इसलिए उनकी गरीबी सभी की समृद्धि में एक बाधा बन जाती है। इसलिए ये सच है कि गरीबी कहीं भी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। ये एक अभी स्टार्टिंग ही है ये पूरी, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचना ही काफी नहीं है। हमें गरीबी समृद्धि के गठजोड़ से परे सोचना होगा कि हम गरीबी को कैसे कम कर सकते हैं, हम सभी की समृद्धि कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, एक समृद्धि जहां हम में से प्रत्येक का हिस्सा हो। फिर देखो आगे किस तरह से बताया गया कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो जब हम अपने कंक्लूजन को लिख रहे होंगे, लास्ट कर रहे होंगे, तो किस तरह से लिख कर आए। सतत विकास लक्ष्य को बनाए रखने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर आदि जैसे समाज के हाशिए वर्गों का उचित अधिकार देकर एमएसएमई को ऋण देने से लेकर उज्ज्वला जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण जैसे राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से कैलाश सत्यार्थी और सोनम वांगचुक से लेकर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्तिगत या सामाजिक प्रयासों के माध्यम से गरीबी को कम किया जा सकता है। अब इसी तरह से मान लो आप इनके बारे में नहीं जानते अभी, या आपने मुझसे अभी रिसेंट सुना है, नहीं जान रहे हो आप, कोई बात नहीं, तो आप इनके बारे में गूगल से सर्च करिए कि उन्होंने क्या क्या काम करे, क्योंकि आप सर्च करोगे तो इसी चीज को फिर आप एथिक्स में यूज करना, या अपने इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस वाला जब पार्ट लिख रहे हो, इन्वायरमेंट वाला पार्ट लिख रहे हो, क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट को लेके भी काम करा है जैसे सोनम वांगचुक, तो आप क्या कर सकते हो कि इनको अपने कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो। तो इससे जो आधा मार्क्स है आपका और बच्चों से इंक्रीज हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र ढांचा से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से और अंत में क्षमता निर्माण, सामाजिक उद्यमिता जैसे नए विचारों को अपनाने के माध्यम से जो समाज केंद्रित व्यापार मॉडल को बढ़ावा देते हैं, और इसलिए समावेशिता, समानता, स्थिरता और सामान्य भविष्य का निर्माण होगा। तो ये बता रहे हैं, सॉल्यूशन की बात हो गई। तो पहले हम समस्याएं बता रहे हैं, फिर बाद में हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन भी बता रहे हैं कि किस तरह से इसको अंत, क्योंकि सिर्फ इस निष्कर्ष तक पहुंचना कि गरीबी क्या है, क्यों है, यही काफी नहीं है। क्योंकि जैसे आपने ऐसे पढ़ा हो, अब देखो ऐसे पढ़ा था ना आपने, स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। तो आपको मैंने पहले पढ़ाया था। तो आप ये स्वीकार करते रहे कि हाँ गरीबी है, गरीबी है, गरीबी है। तो जैसे जब मैंने वहां पे एग्जाम्पल दिया था कि तिब्बत जो वहां पे जब वो थे, तो उन्होंने अपनी सैन्य जो सुरक्षा है, उनको पता था कि उसमें कई कमी है, उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया था, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया, उस पर काम नहीं किया। तो इसी तरह से अगर आप ये स्वीकार करते हो कि गरीबी है लेकिन उस पर काम नहीं करते, तो फिर सफलता हमें नहीं मिलेगी। तो स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा, तो सुधार करना बहुत जरूरी है। इस तरह से देखो अब हम उस एस्से को भी डील कर रहे हैं। तो अब जब हम स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा वाले एस्से की बात करते हैं, तो ये सारा कंटेंट एक गरीबी वाला फैक्टर जो मैंने आपको पेस्टल हाइड करके बताया था, तो इसमें सोसाइटी वाला जो पार्ट है उसमें उसमें भी पुअर्टी को लेकर तो एक एंगल ये नहीं डाल सकते क्या आप? तो उस पूरे एस्से में आप बताओ, अब कंटेंट तो यहां से मिल गया। अब जब हम इन्वायरमेंट वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे, इसमें इन्वायरमेंट वाला हम ऐसे हम सोल्व कर रहे होंगे, तो एक एंगल आप इन्वायरमेंट का वहां नहीं डाल सकते उसी ऐसे में जो हम अभी कंटेंट पढ़ने जाएंगे। देखो अभी सीखो, यही सीखो, इन्वायरमेंट वाला ही पहले पढ़ो। अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर क्लाइमेट चेंज रिसाइलेंट, जलवायु परिवर्तन भारत के लिए सुगम्य वैकल्पिक तकनीकें। तो अभी आप इसको पढ़ना, फिर देखना मैं उसी में आपको यूज कराती हूँ इसको। यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि पर्यावरण अर्थव्यवस्था से कम महत्वपूर्ण है, तो अपने पैसे गिनते हुए अपनी सांस रोकने की कोशिश करें। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख दिए ताकि आप इन्हीं एग्जाम्पल को उठाकर एथिक्स में यूज कर सको, और जब मैं ऐसे एथिक्स वाली क्लासेस लाऊंगी तो भी वहां पर आपको मैं इसको यूज करना सिखाऊंगी। तो ये इसमें जो पॉइंट है वो मैंने एथिक्स के पर्पज से यहाँ पे लिख दिए। गुजरात राज्य में चरंका सौर पार्क दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक है। जो वैकल्पिक तकनीकों की बात हो रही है ना, तो वही उसके लिए एग्जाम्पल है, जो लाखों लोगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा पैदा करता है। बजाज फाउंडेशन जैसे गैर सरकारी संगठन ग्रामीण लोगों को अपने घरों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला भारत बनने में समाज की भूमिका को भी ध्यान में रख सकते हैं। एक जीवन समाज जहां सोनम वांगचुक, भारत के वाटरमैन राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग सतत विकास लक्ष्यों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने अभी जैसे ऊपर जो ऐसे पढ़ा, उसी कंटेंट का यूज हमने वहां कर लिया, और इस एस्से में कुछ भी नहीं किया गया है। जैसे ये ऐसे बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। तो यहाँ पे एक फैक्ट दे दिया गया है कि
विश्व की जो 57% वैश्विक जनसंख्या के पास वैश्विक धन का सिर्फ 1.8% है। तो एक फैक्ट के माध्यम से हम ऐसे स्टार्ट कर दिया। ऐसे में यह कथन विचारणीय है क्योंकि इन तथ्यों के आधार पर सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि की परिकल्पना कैसे प्रभावी हो सकती है। लेकिन सर्वप्रथम यह जानना भी जरूरी है कि आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय क्या होता है। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करते हुए एक्सप्लेन किया है। उसके बाद किस तरह से ऐसे का एंड किया वो दिखाया, आप पढ़ना क्योंकि कुछ काम आपको भी करने हैं। अब हम फिर से इसी ऐसे पे आए। तो गांधी जी के आदर्श प्रकृति हर किसी की जरूरत के लिए, लालच के लिए नहीं, सिखाया जाना चाहिए। अंत में, अंत कैसे लिख रहे हैं हम इसका, ये देखो इसी ऐसे का अंत में हम कह सकते हैं कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को शामिल करने वाले सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन लचीलेपन की दिशा में भारत की यात्रा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए एक ठोस प्रयास की मांग करती है। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण समाधान, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, टिकाऊ कृषि, ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन, जल प्रबंधन, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज और जलवायु, एक सेकंड शोर हो रहा है, की मांग करती है। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण समाधान, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, टिकाऊ कृषि, ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन, जल प्रबंधन, कार्बन कैप्चर स्टोरेज और जलवायु डेटा एनालिटिक्स, जलवायु परिवर्तन लचीला भारत के लिए आवश्यक स्तंभ है। इन वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर भारत जलवायु अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कर सकती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी भविष्य सुरक्षित कर सकता है। तो अब ये जो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख रहे हैं, जब इन्वायरमेंट वाला पार्ट जीएस थर्ड में आएगा, इन्वायरमेंट वाला सेक्शन हम वहां पर पढ़ते हैं, तो क्या आप इस कंटेंट का यूज वहां पर नहीं कर सकते? तो इस लेक्चर में मैं आपको, क्योंकि बच्चों ने कमेंट किया था कि अब हम बिगिनर है तो हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो आपके उसी सोच पे काम करने के लिए इस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ। इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन के रूप में। क्योंकि पढ़ा तो सभी रहना, आपको और भी लोग मिल जाएंगे, लेकिन हमें सोचने पे काम ज्यादा करना है। उत्तराखंड के केदारनाथ में हुए त्रासदी को अभी लगभग एक दशक भी नहीं हुआ, हमने इस त्रासदी से ठीक से सबक नहीं लिया तथा सुनियोजित विकास की बजाय अनियोजित विकास की ओर अग्रसर हुए। फलतः आज सिक्किम और उत्तराखंड के बादल फटने की घटनाएं तथा बाढ़ के साथ साथ भूस्खलन को त्रासदी के रूप में देखा जा सकता है। करंट अफेयर्स में मैंने देखो आपको ये घटना पढ़ाई थी, यहाँ ऐड कर दी। प्रकृति इंसान की जरूरत को पूरा कर सकती है मगर लालच को नहीं। सभ्यता के आराम से ही हम प्रकृति के सन्निकट थे और हमारी जीवन शैली प्रकृति के अनुरूप थी। कालांतर में हम औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़े और प्रदूषण जैसी समस्याओं को जन्म दिया। फलतः जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या उभर कर सामने। हाल ही में वायनाड में हुए भूस्खलन, वर्तमान में हम फिर से गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए प्रकृति की ओर लौट रहे हैं और अपनी कार्यशील और जीवनचर्या में पारंपरिक ज्ञान, योग, आयुर्वेद आदि को अपना रहे हैं। वैश्विक स्तर पर मिशन लाइफ जैसी पहले आने से व्यवहारात्मक बदलाव हो रहा है जो प्रकृति से जुड़ाव कर रही है। यह शुभ संकेत है कि हम त्रासदी से प्रहसन की ओर जाने में, निषेध लगाने में सराहनीय भूमिका अदा कर रहे हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यही वाली कोटेशन आप उसमें यूज कर सकते हो। स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निश्चित सफलता के दो मंत्र है। एक इन्वायरमेंट वाले जो पार्ट में ये जो घटना है, इन्वायरमेंट वाले पार्ट में को लेकर आप स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निश्चित सफलता के दो मंत्र है। तो इन दोनों घटनाओं को बताओ ना आप। जबकि ऐसे तो ये दिया हुआ है, इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन के रूप में। तो यूपीएससी ये ऐसे इसलिए नहीं दे रहा है कि किसी ने बोल दिया उनको। ये जो हम जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है ये जो घटनाएं घट रही है, व्यवहारिक घटनाएं घट रही है, तो यूपीएससी ने उसको एक स्टेटमेंट के रूप में दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो इसी का यूज हम वहां कर सकते हैं अगर उसने ऐसे चेंज करके दे दिया तो। स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निश्चित सफलता के दो मंत्र है। फिर ये जो घटना हमने लिखी है इस वाले एस्से के लिए, इतिहास स्वयं को दोहराता है, तो ये वाली इस एस्से की स्टार्टिंग में हम यहाँ से कर सकते हैं ना। टेक्नोलॉजीज पे भी हम बात करेंगे कि क्यों वैकल्पिक तकनीकी की इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें चाहिए, क्योंकि जो इस तरह की घटनाएं हो रही है वो ना हो। तो कहते हैं ना कि स्टोरी से स्टार्ट करो, कोटेशन से स्टार्ट करो, तो ये स्टोरी हम वहां भी बता सकते हैं, वायनाड की घटना बता सकते हैं, उत्तराखंड में जो घटना हुई वो बता सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको कुछ समझ आया होगा और आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे। तो जब हम 2024 के मेंस के जब ऐसे वाले पार्ट को डील करेंगे तब आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए इसी कंटेंट को 4 से 5 बार पढ़ो ताकि आप उस टाइम जब हम उसको सोल्व करके देख रहे होंगे तो आप उस टाइम कुछ सोच सको।
कि हाँ यही सही दिशा है, यही डायरेक्शन है, हमें इसी तरह से पढ़ना होता है, इसी तरह से सोचना होता है। तो इसी से मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। और आपको अगर मेरी इनिशिएट पसंद आया हो तो